हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आर एच स्टोरीज 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल मर्डर इन मेसोपोटामिया का अगला भाग, अध्याय 23। मिसेस लीडनर का अंतिम संस्कार बहुत ही भावपूर्ण रहा। हसनी के लगभग सभी अंग्रेज निवासी वहाँ मौजूद थे। मैंने शीला रैली को भी देखा। वह गहरे रंग के कोट और स्कर्ट में बेहद शांत और गंभीर लग रही थी। उन्हें देखकर मुझे बस यही उम्मीद थी कि लुइस के बारे में कहे गए अपने कड़वे शब्दों के लिए उन्हें अब थोड़ा पछतावा हो रहा होगा। घर लौटने के बाद मैं डॉक्टर लीडनर के पीछे पीछे उनके कार्यालय में गई ताकि अपनी विदाई के बारे में बात कर सकूं। उन्होंने मेरी बात बहुत विनम्रता से सुनी और मेरे काम के लिए धन्यवाद दिया। सच कहूँ तो मुझे बहुत संकोच हो रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इस केस में बिल्कुल बेकार साबित हुई थी। उन्होंने मुझ पर एक हफ्ते का अतिरिक्त वेतन लेने के लिए जोर दिया। मैंने विरोध करते हुए कहा, नहीं डॉक्टर लीडनर, मैं अतिरिक्त वेतन नहीं ले सकती। आप बस मेरा यात्रा खर्चा दे दें, उतना ही काफ़ी है। जब वे नहीं माने तो मैंने अपनी असली पीड़ा जाहिर की। देखिए डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि मैं इस वेतन के हकदार हूँ। मैं बुरी तरह असफल रही हूँ। मेरे यहाँ होने के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। डॉक्टर लीडनर ने अत्यंत गंभीरता से मेरी ओर देखा और कहा, नर्स, इस विचार को अपने मन में घर मत करने दीजिए। आखिर मैंने आपको किसी महिला जासूस के तौर पर तो नियुक्त नहीं किया था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि लुइस की जान वास्तव में खतरे में है। मुझे तो यही लगा था कि ये सब उनकी घबराहट और मानसिक स्थिति का परिणाम है। आपने वह सब किया जो एक कुशल नर्स कर सकती थी। वह आपको पसंद करती थी, और आपके होने से अपने आखिरी दिनों में उन्होंने खुद को सुरक्षित महसूस किया। इसके लिए खुद को दोष देना बंद कीजिए। उनकी आवाज़ में एक हल्की थरथराहट थी। मैं समझ गई कि वे खुद को दोषी मान रहे थे, उन गुमनाम पत्रों और अपनी पत्नी के डर को गंभीरता से ना लेने के लिए। माहौल को बदलने के लिए मैंने पूछा, डॉक्टर लीडनर, क्या आप उन गुमनाम पत्रों के बारे में किसी नतीजे पर पहुंच पाए हैं? उन्होंने गहरी आह भरी और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस पर यकीन करूं। क्या मिस्टर पायरो किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? मैंने बड़ी चतुराई से सच्चाई और झूठ के बीच संतुलन बनाते हुए जवाब दिया, कल तक तो उन्हें कुछ पता नहीं था। मन ही मन में सोच रही थी कि जब तक मैंने उन्हें मिस जॉनसन की उस रात वाली हरकत के बारे में नहीं बताया था, तब तक तो वो वाकई अंधेरे में थे। मेरे मन में एक बेचैनी थी। मैं डॉक्टर लीडनर को हल्का सा इशारा करके देखना चाहती थी कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। एक दिन पहले जब मैंने उन्हें और मिस जॉनसन को इतने स्नेह और भरोसे के साथ देखा, तो एक पल के लिए मैं उन गुमनाम पत्रों वाली बात भूल ही गई थी। अब मुझे लग रहा था कि इस विषय को छेड़ना शायद अनुचित हो, क्योंकि चाहे पत्र किसी ने भी लिखे हों। मिसेज लीडनर की मृत्यु के बाद डॉक्टर लीडनर का समय बहुत कष्टकारी बीत रहा था। फिर भी मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। मैं बस ये देखना चाहती थी कि क्या उनके मन में कभी इस संभावना ने जन्म लिया था। मैंने सावधानी से बात रखी, डॉक्टर, आमतौर पर गुमनाम पत्र किसी महिला की ही करतूत होते हैं। उन्होंने एक लंबी आह भरी और कहा, नर्स, आप शायद एक बात भूल रही हैं। हो सकता है वे पत्र वास्तव में असली हों और उन्हें फ्रेडरिक बॉसनर नहीं लिखा हो। मैं नहीं मैं ये भूल ही नहीं हूँ, मैंने जवाब दिया। पर मुझे किसी तरह ये यकीन नहीं हो रहा कि हत्या की असली वजह इतनी सीधी है। डॉक्टर लीडनर थोड़े उत्तेजित होकर बोले, देखिए, ये सोचना कि बॉसनर हमारे अभियान दल का ही कोई सदस्य है, सरासर बकवास है। ये मिस्टर पायरो की कल्पना मात्र है। मुझे लगता है कि सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा सरल है। वो आदमी निश्चित रूप से पागल है। वह ज़रूर भेष बदल कर इसी इलाके में कहीं मंडरा रहा होगा, और उस दोपहर किसी तरह अंदर घुस आया। नौकर शायद झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है उन्हें रिश्वत दी गई हो। मैंने संशय में सिर हिलाया, हो सकता है आप सही कह रहे हो। डॉक्टर लीडनर की चिड़चिड़ाहट कम नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा, पायरो का मेरे दल के सदस्यों पर शक करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं इन लोगों के साथ बरसों से काम कर रहा हूँ। मैं इन्हें जानता हूँ। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। वे अचानक रुके। फिर उन्होंने वही सवाल दोहराया जो मैंने छेड़ा था, क्या आपका अनुभव वाकई यही कहता है नर्स, कि गुमनाम पत्र अक्सर महिलाओं द्वारा ही लिखे जाते हैं? मैंने पेशेवर अंदाज में जवाब दिया, हमेशा तो नहीं, लेकिन महिलाओं में एक विशेष प्रकार की स्त्री द्वेष की भावना होती है, जिसे इस तरह के कृत्य करके ही सुकून मिलता है। तो आप शायद मिसेस मर्काडो के बारे में सोच रही हैं? डॉक्टर लीडनर ने सीधे पूछा। फिर उन्होंने खुद ही अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, भले ही वह लुइस से चिढ़ती रही हो, लेकिन उनके पास उन पुराने पत्रों की जानकारी होने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मुझे वे पुराने पत्र याद आ गए जो मैंने मिसेज लीडनर के अटैची बॉक्स में देखे थे। वे पत्र उनके अतीत का हिस्सा थे, जिनके बारे में दल के किसी भी नए सदस्य को पता होना लगभग असंभव था, सिवाय किसी ऐसे के जो उन्हें सालों से जानता हो। डॉक्टर लीडनर का यह मानना कि मिसेस मर्काडो को लुइस के अतीत का पता नहीं चल सकता, तो मुझे थोड़ा बचकाना लगा।
सच तो यह है कि अगर मिसेस लीडनर ने कभी अपना कमरा खुला छोड़ दिया होता और मिसेस मर्काडो एक दिन घर में अकेले घूमते हुए उन पुराने पत्रों तक पहुंच जाती, तो वे उन्हें आसानी से पढ़ सकती थी। मुझे मुझे ताज्जुब होता है कि पुरुष कभी भी इन सबसे सरल और व्यवहारिक संभावनाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते। और यहाँ दूसरी महिला केवल मिस जॉनसन ही है। मैंने उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए धीरे से कहा, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद विचार है। उन्होंने हंसते हुए कहा। उनकी उस हल्की सी मुस्कान ने सब कुछ साफ कर दिया। मिस जॉनसन उन पत्रों की लेखिका हो सकती है, ये ख्याल उनके मन के किसी कोने में भी नहीं था। मैं एक पल के लिए हिचकिचाई। मेरे पास मिस जॉनसन के खिलाफ सबूत थे, पर मैं चुप रही। किसी दूसरी महिला की पोल खोलना मुझे शोभा नहीं देता था, और मैंने मिस जॉनसन का वह सच्चा और मार्मिक पश्चाताप अपनी आंखों से देखा था। जो हो गया सो हो गया। डॉक्टर लीडनर पहले ही इतने दुखों से घिरे थे, उन्हें अपनी सबसे पुरानी दोस्त के प्रति एक और निराशा देना मुझे ठीक नहीं लगा। ये तय हुआ कि मैं अगले दिन रवाना हो जाऊंगी। मैंने डॉक्टर रेली की मदद से अस्पताल की मैटर्न के पास एक दो दिन रुकने का इंतज़ाम कर लिया था, ताकि वहाँ से बगदाद या ट्रेन के रास्ते इंग्लैंड लौटने की व्यवस्था कर सकूँ। डॉक्टर लीडनर ने बहुत उदारता दिखाते हुए मुझसे कहा कि वे चाहते हैं कि मैं उनकी पत्नी की चीज़ों में से कोई एक चीज़ स्मृति चिन्ह के तौर पर रख लूँ। ओह नहीं डॉक्टर लीडनर, मैंने संकोच करते हुए कहा, यह आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, पर मैं ये नहीं ले सकती। लेकिन वे ज़ोर देने लगे। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि आपके पास उनकी कोई निशानी हो। मुझे यकीन है कि लुइस भी यही चाहती। फिर उन्होंने सुझाव दिया कि मुझे उनका कछुए की खोल से बना टॉयलेट सेट यानी श्रृंगार का सामान ले लेना चाहिए। अरे नहीं डॉक्टर लीडनर, वो तो बहुत कीमती सेट है, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने उदासी से सिर हिलाया और कहा, उनकी कोई बहन नहीं थी नर्स, कोई ऐसा करीबी रिश्तेदार नहीं है जो इन चीज़ों की चाहत रखे। आपके अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं ये चीज़ें देना चाहूँ। मैं डॉक्टर लीडनर की मानसिकता को अच्छी तरह समझ सकती थी। वे कभी नहीं चाहते होंगे कि लिस की कीमती चीज़ें मिसेस मर्काडो के लालची हाथों में पड़ें, और शायद मिस जॉनसन को ये चीज़ें देना भी उन्हें उचित नहीं लग रहा था। डॉक्टर ने बहुत विनम्रता से मुझसे कहा, नर्स, आप इस बारे में आराम से सोच लीजिए। तब तक ये लुइस के गहनों के डिब्बे की चाबी रखिए। शायद आपको उसमें अपनी पसंद की कोई छोटी चीज़ मिल जाए, और अगर आप उनके सारे कपड़े पैक कर सके तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। मुझे यकीन है कि डॉक्टर रैली इन्हें हंसनी के ज़रूरतमंद ईसाई परिवारों में बांटने का प्रबंध कर लेंगे। मुझे उनके लिए ये आखिरी काम करने में खुशी हुई और मैं तुरंत पैकिंग में जुट गई। मिसेज लीडनर का वार्डरोब बहुत साधारण था। उनके कपड़े दो सूटकेसों में आसानी से समा गए। गहनों के डिब्बे में भी कुछ खास तामझाम नहीं था। एक मोती की अंगूठी, एक हीरे का ब्रोच, मोतियों की एक माला और कुछ साधारण सोने के पिन। स्वाभाविक रूप से मैं हीरे या मोती जैसा कुछ कीमती नहीं लेने वाली थी, लेकिन मेरा मन अंबर के मोतियों और उस टॉयलेट सेट के बीच थोड़ा डोल रहा था। अंत में मैंने तय किया कि टॉयलेट सेट स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर लीडनर की ये एक नेक भावना थी और मुझे वास्तव में लुइस से स्नेह था। मैंने इसे बिना किसी झूठे गर्व के उसी सम्मान के साथ स्वीकार करने का फैसला किया जिस भावना से ये मुझे दिया गया था। जब पैकिंग पूरी हुई तो वह कमरा अचानक बहुत खाली और बेजान लगने लगा। हालांकि मेरा काम खत्म हो चुका था, फिर भी मेरा मन वहाँ से निकलने को नहीं कर रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही हो, मानो वहाँ अभी भी कुछ देखना, कुछ जानना या कुछ समझना बाकी रह गया हो। मैं कोई अंधविश्वासी महिला नहीं हूँ, लेकिन उस पल मेरे मन में यह विचार कौंधा कि शायद मिसेस लीडनर की रूह अभी भी उसी कमरे में भटक रही है और मुझसे कुछ कहना चाहती है। मुझे याद आया कि अस्पताल के दिनों में हम नर्सों ने एक बार प्लेंचेट का प्लेंचेट के साथ प्रयोग किया था, और उसने कुछ बहुत ही हैरान करने वाली बातें लिखी थी। क्या पता, शायद मेरे भीतर भी कोई मीडियम यानी आत्माओं से बात करने वाला माध्यम छुपा हो। कभी कभी ऐसी रहस्यमयी और मूर्खतापूर्ण बातें इंसान को बहुत उत्तेजित कर देती हैं, और उस सूने कमरे की खामोशी में मुझे भी कुछ वैसा ही अनुभव हो रहा था। मैं बेचैनी में उस सूने कमरे में यहाँ वहाँ भटकती रही। कभी किसी चीज़ को छूती तो कभी किसी दराज को खोल कर देखती। जाहिर था कि वहाँ खाली फर्नीचर के अलावा कुछ नहीं बचा था। ना ही दराजों के पीछे कुछ छिपा था, और ना ही कहीं कोई गुप्त सुराग। सच तो यह है कि मुझे ऐसी किसी चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन फिर मैंने एक ऐसा काम किया जो शायद सुनने में पागलपन लगे, पर उस समय की उत्तेजना ने मुझसे वह करवा ही लिया। मैं जाकर ठीक उसी बिस्तर पर लेट गई जहाँ लुइस लीडनर रहती थी, और अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने जानबूझकर ये भूलने की कोशिश की कि मैं कौन हूँ। मैं खुद को समय में पीछे उसी भयानक दोपहर में ले गई। मैं मिसेज लीडनर बन गई, यहाँ शांत और बेखबर लेटी हुई। इंसान अपनी कल्पना से खुद को कितना डरा सकता है, ये उस दिन मुझे समझ आया। मैं एक व्यवहारिक और सामान्य महिला हूँ, लेकिन 5 मिनट तक वहाँ लेटने के बाद मेरे शरीर में एक सिरहन दौड़ने लगी। मैंने उस डर को रोका नहीं, बल्कि उसे और बढ़ावा दिया।
मैं खुद से बार बार कहने लगी, मैं मिसेज लीडनर हूँ, मैं यहाँ आधी नींद में लेटी हूँ, बस अभी कुछ ही देर में वह दरवाज़ा खुलने वाला है। मैं इसे किसी मंत्र की तरह दोहराती रही, मानो खुद को सम्मोहित कर रही हूँ। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, समय आ गया है, दरवाज़ा खुलने वाला है और मैं देखूंगी कि अंदर कौन आता है। मेरी नज़रें कमरे के उस इकलौते दरवाजे पर टिक गई थी। मुझे बस उसे खुलते हुए देखना था और उस चेहरे को पहचानना था जो मौत बनकर अंदर आने वाला था। तनाव इतना बढ़ गया था कि मेरी पीठ में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई और मेरे पैर सुन पड़ गए, जैसे मुझ पर लकवा मार गया हो। मैंने खुद से कहा, तुम एक समाधि यानी ट्रांस की अवस्था में जा रही हो और अब तुम सच देखोगी। कमरे में ठंडक और सुन्न होने का एहसास इतना गहरा हो गया कि मुझे अपना शरीर भारी लगने लगा। और फिर वो हुआ जिसे देख मेरा दिल बैठने लगा। बहुत धीरे धीरे, बिना किसी आवाज़ के, वह दरवाज़ा खुलने लगा। वह दृश्य सचमुच भयानक था। मैंने अपने जीवन में इससे पहले या इसके बाद कभी भी इतनी भयानक चीज़ महसूस नहीं की थी। मेरा पूरा शरीर सुन पड़ चुका था। एक ऐसी बर्फीली ठंड जिसने मुझे अंदर तक कपा दिया था। मैं चाहकर भी अपने शरीर का एक अंग तक नहीं हिला पा रही थी। मैं पूरी तरह जड़ हो चुकी थी। डर ने मुझे ऐसा जकड़ा था कि मैं बीमार, अंधी और गूंगी महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने वह दरवाज़ा जो बहुत धीरे धीरे खुल रहा था। सब कुछ बिल्कुल शांत था। बस एक पल और मुझे वह चेहरा दिख जाएगा। वह दरवाज़ा धीरे धीरे और भी चौड़ा होता गया, मानो मौत खुद अंदर कदम रख रही हो। तभी बिल कॉलमैन दबे पांव चुपचाप अंदर आए। शायद बिल कॉलमैन को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा होगा। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मेरे भीतर का दबा हुआ डर एक भयानक चीख बनकर फूटा। मैं पागलों की तरह बिस्तर से कूदी और कमरे में यहाँ वहाँ भागने लगी। मेरी उस चीख ने पूरे कमरे की खामोशी को चीर दिया था। बेचारे बिल एकदम स्थिर खड़े रह गए। उनका गुलाबी चेहरा आश्चर्य के मारे और भी गहरा गुलाबी हो गया था और उनका मुंह खुला का खुला रह गया था। हेलो हेलो हेलो, उन्होंने सब पकाते हुए कहा। क्या हाल है नर्स, सब ठीक तो है? उनकी आवाज़ सुनते ही मेरा सम्मोहन टूटा और मैं धड़ाम से हकीकत की ज़मीन पर वापस आ गिरी। मेरा दिल अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। हे भगवान मिस्टर कोलमैन, मैंने अपनी सांसें संभालते हुए कहा, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे कितना डरा दिया आपने। वो बेहद माफ़ी चाहता हूँ, उन्होंने अपनी वही चिर परिचित छड़ी मुस्कान के साथ कहा। तभी मेरी नज़र बिल कॉलमैन के हाथों पर पड़ी। उन्होंने लाल रंग के रेनकुलस फूलों का एक छोटा सा गुच्छा थाम रखा था। ये जंगली फूल टीले के किनारों पर बहुतायत में उगते थे और मुझे याद आया कि मिसेज लीडनर को ये बहुत पसंद थे। बिल का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, जैसे कोई अपनी भावनाओं को पकड़े जाने पर असहज हो जाता है। उन्होंने झेपते हुए कहा, हसनी में फूल या वैसी कोई चीज़ मिलना नामुमकिन है। आज कब्र पर एक भी फूल न देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ आकर उस छोटे से गुलदस्ते को सजा दूँ जिसमें वे हमेशा अपनी मेज़ पर फूल रखा करती थीं। बस एक छोटा सा तरीका ये दिखाने का कि उन्हें भुलाया नहीं गया, है ना? मुझे पता है ये थोड़ा बेवकूफ़ी भरा लग सकता है, पर मेरा मतलब है, मुझे उनकी ये सादगी और दयालुता बहुत अच्छी लगी। अंग्रेज़ पुरुष अक्सर ऐसा ही करते हैं। वे कोई भी भावुक काम करने के बाद उसे स्वीकार करने में संकोच करते हैं, पर उनके मन में लुइस के लिए जो सम्मान था, वो साफ झलक रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मिस्टर कोलमैन, मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्यारा विचार है। मैंने वह छोटा सा गमला उठाया, उसमें ताज़ा पानी भरा और हमने मिलकर उन सुर्ख लाल फूलों को मेज़ पर सजा दिया। इस छोटी सी घटना ने बिल कॉलमैन के प्रति मेरे सम्मान को काफ़ी बढ़ा दिया। ये साफ था कि उनके भीतर एक दयालु और संवेदनशील इंसान छिपा है। शुक्र है कि उन्होंने मुझसे मेरी उस भयानक चीख के बारे में दोबारा नहीं पूछा। मुझे उन्हें अपनी उस बेवकूफ़ी भरी आत्मा वाली थ्योरी समझाने में बहुत शर्मिंदगी होती। मैंने खुद को व्यवस्थित किया, अपनी कलाई की कड़ियाँ यानी कफ्स ठीक की और अपने अप्रिम को संवारते हुए मनी मन खुद को डांटा। एमी लेदरन, भविष्य में समझदारी से काम लेना। तुम इस तरह की अलौकिक और मानसिक शक्तियों के चक्कर में पड़ने के लिए नहीं बनी हो। मैंने अपना सारा सामान पैक करने में खासी मशक्क़त की और बाकी का दिन खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की ताकि उदासी हावी ना हो सके। मेरे जाने की खबर सुनकर फादर लेविग्नी ने गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने मेरी प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरी जिंदा दिली और समझदारी ने इस मुश्किल वक्त में सबकी बहुत मदद की है। समझदारी, मैंने मनी मन सोचा। शुक्र है कि उन्हें लुइस के कमरे में किए गए मेरे उस आत्मा वाले प्रयोग और बेवकूफ़ी भरी चीख के बारे में कुछ पता नहीं था। बातों बातों में उन्होंने टिप्पणी की, आज मिस्टर पायरो कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने उन्हें बताया कि पायरो आज पूरे दिन टेलीग्राम भेजने में व्यस्त रहने वाले हैं। यह सुनकर फादर लेविग्नी की भौहें आश्चर्य से तन गई। टेलीग्राम? क्या मेरे कब भेजे जा रहे हैं? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। शायद, मैंने जवाब दिया। उन्होंने तो कहा था कि वे पूरी दुनिया में टेलीग्राम भेज रहे,
लेकिन मुझे लगता है कि वे अपनी बात को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कह रहे थे। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि फ़ादर लेविग्नी खुद एक विदेशी हैं और मेरी बातों से कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। यह सोचकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। हालांकि फ़ादर नाराज़ नहीं हुए बल्कि बहुत शालीनता से हंसे। फिर उन्होंने मुझसे उस तिरछी आंखों वाले आदमी के बारे में पूछा जिसकी चर्चा शुरुआती दिनों में हुई थी। उन्होंने पूछा कि क्या उसके बारे में कोई नई खबर मिली है। मैंने कहा कि जहाँ तक मुझे पता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, और सच तो यह है कि मैंने पिछले कुछ दिनों से उसका जिक्र तक नहीं सुना। फादर लेविग्नी ने मुझसे फिर से उस घटना का विवरण मांगा जब मिसेस लीडनर और मैंने उस रहस्यमयी आदमी को देखा था। वे बारीकी से जानना चाहते थे कि वह कैसे अपने पंजों के बल खड़ा होकर खिड़की के भीतर झांक रहा था और उस वक्त उसके चेहरे के भाव क्या थे। फादर लेविग्नी ने गहरी सोच में डूबे हुए कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि उस अजनबी को मिसेस लीडनर में कुछ असाधारण दिलचस्पी थी। मैं तब से एक बात सोच रहा हूँ, क्या वो वास्तव में कोई इराकी था या फिर वो कोई यूरोपीय था जिसने इराकी होने का भेष धर रखा था। ये मेरे लिए बिल्कुल नया और चौंकाने वाला विचार था। मैंने अब तक यही मान लिया था कि वह कोई स्थानीय व्यक्ति था, लेकिन जब मैंने गहराई से याद करने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये राय केवल उसके कपड़ों और त्वचा के पीलेपन को देखकर बनाई थी। क्या वाकई कोई विदेशी हम सबको धोखा दे रहा था? फादर लेविग्नी ने उस स्थान का मुआयना करने की इच्छा जताई जहां हमने उस आदमी को खिड़की के बाहर देखा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कौन जाने, शायद उसने वहाँ कुछ गिरा दिया हो। जासूसी कहानियों में तो अपराधी अक्सर कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देते हैं। मैंने व्यवहारिक लहजे में जवाब दिया, मुझे लगता है असल ज़िंदगी के अपराधी किताबों किताबों वाले अपराधियों से कहीं ज़्यादा सावधान होते हैं। इसके बाद मैंने अपने काम समेटे। मैंने कुछ मोज़े उठाए जिनकी मरम्मत मैंने अभी अभी पूरी की थी और उन्हें बैठक की मेज़ पर रख दिया ताकि काम से लौटने पर पुरुष उन्हें छांट सकें। अब मेरे पास करने को कुछ खास नहीं था, इसलिए मैं ताज़ा हवा के लिए घर की छत पर चली गई। वहाँ मिस जॉनसन पहले से खड़ी थी। वे अपनी ही किसी दुनिया में इतनी खोई हुई थी कि उन्हें मेरे आने की आहट तक नहीं मिली। मैं उनके बिल्कुल करीब पहुँच गई, इससे पहले कि उनकी नज़र मुझ पर पड़ती। लेकिन उनके मुड़ने से बहुत पहले मुझे ये आभास हो गया था कि कुछ बहुत भयानक घटित हो रहा है। मिस जॉनसन की देशटी और उनके खड़े होने के अंदाज में एक ऐसी खौफनाक खामोशी थी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मिस जॉनसन छत के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। उनकी आंखें पतराई हुई थीं और वे अपने सामने शून्य में घूर रही थीं। उनके चेहरे पर एक ऐसा भयानक और अकल्पनीय भाव था, मानो उन्होंने कोई ऐसा सच देख लिया हो जिस पर यकीन करना नामुमकिन हो। उन्हें इस हाल में देखकर मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा। हालांकि मैंने उन्हें पिछली शाम भी परेशान देखा था, लेकिन ये स्थिति उससे कहीं अधिक गंभीर और डरावनी थी। मैं दौड़कर उनके पास गई और घबराते हुए पूछा, एनी, क्या बात है? तुम इतनी डरी हुई क्यों? उन्होंने धीरे से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया, लेकिन उनकी नज़रों में कोई पहचान नहीं थी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं वहाँ मौजूद ही ना हूँ। मैंने उनका कंधा झकझोरते हुए दोबारा पूछा, क्या हुआ है, मुझे बताओ। उन्होंने अपना मुँह अजीब तरह से सिकोड़ा, मानो उनका गला पूरी तरह सूख गया हो और वे कुछ निकलने की कोशिश कर रही। अंततः उनके गले से एक बेहद कर्कश और रुंधी हुई आवाज़ निकली, मैंने मैंने अभी अभी कुछ देखा है। क्या देखा तुमने? मुझे बताओ। तुम बिल्कुल बीमार लग रही हो एनी, मैंने बेचैनी से कहा। उन्होंने खुद को संभालने की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ में छिपा डर कम नहीं हुआ। उन्होंने उसी खौफनाक लहजे में कहा, मैंने देख लिया है कि कोई बाहर से अंदर कैसे आ सकता है, और किसी को कभी इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। मैंने तुरंत अपनी नज़रें घुमाई और उस दिशा में देखा जहाँ वे घूर रही थी, लेकिन मुझे वहाँ दूर दूर तक कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दिया। छत के चारों ओर केवल खामोशी और रेगिस्तानी हवा का शोर था। मैंने फिर से उस दिशा में देखा जहाँ मिस जॉनसन की नज़रें टिकी थीं। फोटोग्राफी कक्ष के दरवाजे पर कार्ल राइटर खड़े थे और फादर लेविग्नी शांत कदमों से आंगन पार कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा वहाँ कुछ भी असामान्य नहीं था। सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज़ होता है। जब मैं अचंभित होकर मिस जॉनसन की ओर मुड़ी तो पाया कि वे एक बहुत ही अजीब और गहरी नज़र से मुझे देख रही थी। उनकी आंखों में वह चमक थी जो किसी बहुत बड़ी खोज के बाद आती है। मैंने बेचैनी से पूछा, सच में? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। क्या आप कृपया समझाएंगी कि आपने क्या देखा है? उन्होंने बस अपना सिर हिला दिया, अभी नहीं, बाद में। एमी, हमें यह बहुत पहले ही देख लेना चाहिए था। ओह, हमें यह देखना चाहिए था। लेकिन अगर तुम मुझे बता दोगी तो? उन्होंने फिर से मना कर दिया, नहीं, मुझे पहले इस बारे में बहुत गहराई से सोचना होगा, सब कुछ ठीक से समझना होगा। इतना कहकर उन्होंने मुझे लगभग किनारे ढकेल दिया और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गई। उनकी चाल में एक ऐसी हड़बड़ाहट थी जो मुझे डरा रही थी। मैं उनके पीछे नहीं गई क्योंकि ये साफ था कि वे उस वक्त अकेले रहना चाहती थी। इसके बजाय मैं छत की मुडेर पर बैठ गई और खुद इन चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगी जिन्हें मिस जॉनसन ने देखा था। मैंने आंगन की बनावट पर गौर किया। अंदर आने का केवल एक ही रास्ता था, वो बड़ा मेहराब नुमा प्रवेश द्वार।
उसके ठीक बाहर पानी लाने वाला लड़का, उसका घोड़ा और भारतीय रसोइया खड़े बातें कर रहे थे। उस रास्ते से कोई भी व्यक्ति उनकी नज़रों से बचकर नहीं आ सकता था। तो फिर मिस जॉनसन किस गुप्त रास्ते की बात कर रही थी? मैंने असमंजस में अपना सिर हिलाया। मेरा दिमाग बुरी तरह उलझ चुका था। अंततः मैं भी छत से नीचे उतर आई। अध्याय 24। हत्या एक आदत है। उस रात हम सब समय से पहले अपने कमरों में चले गए। मिस जॉनसन रात्रि भोज के लिए आई तो थी और उनका व्यवहार काफ़ी हद तक सामान्य था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी खोई हुई चमक थी। वे शारीरिक रूप से वहाँ मौजूद थी, पर मानसिक रूप से कहीं बहुत दूर। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि वे दूसरों की बातों का मतलब ही न समझ पाई और शून्य में ताकती रहीं। वह भोजन किसी भी लिहाज से सुकून देने वाला नहीं था। आप कहेंगे कि जिस घर में सुबह ही अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ माहौल का बोझिल होना स्वाभाविक है, लेकिन मेरा मतलब कुछ और ही था। पिछले कुछ दिनों से भोजन के समय हम शांत रहते थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और एक ही नाव में सवार होने का एहसास हमें जोड़े रखता था। डॉक्टर लीडनर के दुख में हम सब साथ थे, परंतु आज की रात अलग थी। आज मुझे यहाँ बिताए गए अपने पहले दिन की भोजन की याद आ गई, जब मिसेस मर्काडो मुझे घूर रही थी और मुझे अजीब सी आशंका हुई थी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आज वही अनुभूति और भी तीव्र होकर लौट आई थी। ऐसा लग रहा था मानो वातावरण का तनाव इतना बढ़ चुका है कि किसी भी क्षण कुछ टूट कर बिगड़ जाएगा। हर कोई सजग था, सबकी नसें खिंची हुई थी। हम सब एक ऐसे अनजाने डर की गिरफ्त में थे कि अगर कोई मेज़ पर कोई कांटा या चम्मच भी गिर जाता, तो मुझे यकीन है कि कमरे में मौजूद कोई न कोई शख्स दहशत के मारे ज़रूर चीख पड़ता। जैसा कि मैंने पहले बताया, भोजन के बाद हम सब जल्दी ही अपने अपने कमरों की ओर चल दिए। दिन भर की पैकिंग और मिसेस लीडनर के कमरे में हुए उस थका देने वाले मानसिक प्रयोग की वजह से मैं चूर चूर थी। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटी, मुझे दरवाजे के ठीक बाहर मिसेस मर्काडो की आवाज़ सुनाई दी, जो मिस जॉनसन को शुभ रात्रि कह रही थी। उसके बाद मैं तुरंत गहरी और बेसुध नींद में सो गई। मैं घंटों सोती रही, लेकिन अचानक किसी अनहोनी के डर से मेरी आंख खुल गई। किसी आवाज़ ने मुझे झकझोर कर जगा दिया था। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गई और सांस रोककर सुनने लगी। तभी वह आवाज़ दोबारा आई। वो एक भयानक, रूह को कपा देने वाली और घुटती हुई कराहत थी, जैसे कोई असहनीय पीड़ा में दम तोड़ लाओ। मैंने तुरंत मोमबत्ती जलाई और अपनी टॉर्च उठाकर कमरे से बाहर निकली। गलियारे के सन्नाटे में वह आवाज़ बिल्कुल साफ थी। वो मेरे ठीक बगल वाले कमरे से आ रही थी, मिस जॉनसन के कमरे से। मैं बिना समय गंवाए अंदर दाखिल हुई। वहाँ का दृश्य देख मेरा दिल बैठ गया। एनी जॉनसन बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनका पूरा शरीर दर्द के मारे ऐंठ रहा था। जैसे ही मैंने मोमबत्ती मेज़ पर रखी और उनके ऊपर झुकी, उनके होंठ हिले। उन्होंने कुछ कहने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उनके गले से केवल एक कर्कश और डरावनी फुसफुसाहट ही निकल पाई। तभी मेरी नज़र उनकी ठुड्डी और मुंह के कोनों पर पड़ी। वहाँ की त्वचा झुलसकर धूसर सफ़ेद यानी ग्रेश वाइट पड़ चुकी थी। एक नर्स के रूप में मुझे यह पहचानते देर नहीं लगी कि ये किसी घातक तेज़ाब या संराक्ष संक्षारक यानी कोरोसिव जहर का असर था। मिस जॉनसन की कांपती हुई नज़रें बिस्तर के पास ज़मीन पर पड़े एक गिलास पर टिकी थीं, जो शायद उनके हाथ से छूटकर गिर गया था। जहाँ गिलास गिरा था, वहाँ हल्के रंग के कालीन का एक गहरा लाल धब्बा उभर आया था। मैंने सावधानी से वह गिलास उठाया और जैसे ही अपनी उंगली उसके भीतर फेरी, जलन के मारे मेरे मुंह से एक आह निकल गई। उनकी स्थिति और उस तीखी गंध को देखकर अब कोई संदेह नहीं बचा था कि किसी न किसी तरह उन्होंने सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाल लिया था। मैं तुरंत बाहर भागी और डॉक्टर लीडनर को आवाज़ दी। शोर सुनकर पूरा घर जाग गया। एक नर्स के रूप में मैंने उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हमने सोडा कार्बोनेट का गाढ़ा घोल पिलाने की कोशिश की, ताकि एसिड के असर को कम यानी न्यूट्रलाइज किया जा सके, और उसके बाद मैंने उन्हें जैतून का तेल दिया। उनकी असहनीय पीड़ा को कम करने के लिए मैंने उन्हें मॉर्फिन सल्फेट का इंजेक्शन भी दिया। डेविड अमाउंट बिजली की गति से डॉक्टर रैली को लेने हंसनी रवाना हुए, लेकिन उनके पहुंचने से पहली मौत की जीत हो चुकी थी। हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होने वाली मृत्यु सबसे दर्दनाक मौतों में से एक है, और वह बेचारी महिला उस आग को अंदर ही अंदर सहती रही। जब मैं उन्हें मार्फिया देने के लिए अंतिम बार उनके ऊपर झुकी, तो उन्होंने बोलने की एक आखिरी और दर्दनाक कोशिश की। उनके गले से एक दबी हुई रूह कपा देने वाली फुसफुसाहट निकली। खिड़की, उन्होंने हाँफते हुए कहा, नर्स, खिड़की। लेकिन इसके आगे वे एक शब्द भी नहीं बोल पाई। उनकी शक्ति जवाब दे गई और वे पूरी तरह टूट गई। वे शब्द उनके साथ ही एक गहरे राज में बदल गए। मैं उस काली रात को कभी नहीं भूल पाऊंगी। डॉक्टर रेली का आना, फिर कैप्टन मटलैंड का पहुंचना, और अंत में जब सुबह की पहली किरण फूट रही थी, हरक्यूल पायरो का आगमन। वे इस तबाही के बीच शांति के एक द्वीप की तरह थे। पायरो ने बहुत ही कोमलता से मेरा हाथ थामा और मुझे भोजन कक्ष में ले गए।
उन्होंने मुझे आराम से बिठाया और खुद अपने हाथों से एक कप कड़क कड़क चाय बनाकर पिलाई। इसे पी लो मेरे बच्चे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। अब सब ठीक है, तुम बहुत बुरी तरह थक चुकी हो। उनके इन दयालु शब्दों ने मेरे भीतर के बांध को तोड़ दिया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। ये सब कितना भयानक है मिस्टर पायरो, ये किसी बुरे सपने जैसा है। उनकी पीड़ा, उनका वह झटपटाना और उनकी आंखें, ओह मैं उनकी आंखों को नहीं भूल पा रही हूँ। पायरो ने पिता समान स्नेह से मेरे कंधे थपथपाए। हाँ हाँ, अब उस बारे में मत सोचो। तुमने अपनी तरफ से वह सब किया जो मुमकिन था। वह कोई एसिड यानी तेज़ाब था, मैंने सिसकते हुए कहा। वही, हाँ वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक सांद्र यानी कंसनट्रेटेड घोल था, पायरो ने पुष्टि की। वही जिसका इस्तेमाल ये लोग प्राचीन बर्तनों को साफ करने के लिए करते हैं, मैंने पूछा। पायरो ने सिर हिलाया। बिल्कुल वही। मिस जॉनसन ने शायद इसे अपनी नींद के खुमार में पी लिया। यानी अगर हम ये मान लें कि उन्होंने ये जानबूझकर किया था। ओ मिस्टर पायरो, क्या आपको लगता है उन्होंने खुदकुशी की है? ये कितना भयावह विचार है, मैं चौंक गई। पायरो ने मेरी आंखों में गहराई से देखते हुए पूछा। ये एक संभावना तो है ही। आपका अनुभव, आपका अपना अनुभव क्या कहता है? मैंने एक पल के लिए गहराई से सोचा, फिर दृढ़ता से अपना सिर हिला दिया। नहीं, मुझे इस पर एक पल के लिए भी विश्वास नहीं होता। वह आत्महत्या करने वाली महिला नहीं थी। मैं थोड़ी हिचकिचाई और फिर धीमी आवाज़ में कहा। मुझे लगता है कि कल दोपहर उन्हें कुछ ऐसा पता चल गया था जिसे नहीं जानना चाहिए था। तुम क्या कह रही हो? उन्हें कुछ पता चला था? पायरों के कान खड़े हो गए। तब मैंने उन छत पर हुई इस विचित्र और डरावनी बातचीत का एक एक शब्द दोहराया। पायरों ने एक धीमी और मधुर सीटी बजाई जो उनके गहरे आश्चर्य का संकेत थी। बेचारी, उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा। तो उन्होंने कहा था कि वे इस पर विचार करना चाहती हैं। एमी, यही फैसला उनकी मौत का फरमान साबित हुआ। काश उन्होंने उसी पल अपनी बात कह दी होती तो आज वे जीवित होती। पायरो की आंखें चमक चमक उठी। उन्होंने पूछा, मुझे उनके सटीक शब्द फिर से बताइए। मैंने उन शब्दों को दोहराया। पायरो ने गंभीरता से पूछा, क्या उन्होंने वाकई ये देखा था कि कोई बाहर से अंदर कैसे आ सकता है और किसी को भनक तक नहीं लगेगी? आओ नर्स, हम छत पर चलते हैं। मुझे वह सटीक जगह दिखाइए जहाँ मैं खड़ी थी। हम दोनों छत पर गए। मैंने उन्हें वह जगह दिखाई जहाँ मिस जॉनसन खड़ी होकर शून्य में ताक रही थी। पायरों ने उसी मुद्रा में खड़े होकर चारों ओर देखा। तो अब मुझे क्या दिख रहा है? मुझे आधा आंगन दिख रहा है, मेहराब, ड्राइंग ऑफिस, फोटोग्राफी कक्ष और प्रयोगशाला के दरवाजे। एमी, उस वक्त आंगन में कौन कौन था? मैंने याद करते हुए बताया। फादर लेविग्नी मेहराब की ओर जा रहे थे और मिस्टर राइट फोटोग्राफी कक्ष के दरवाजे पर खड़े थे। पायरों की निगाहें पूरे परिसर का चक्कर लगाती रही, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। आखिर उन्होंने ऐसा क्या देख लिया था जो मेरी नज़रों से ओझल है? उसी वक्त सूरज की पहली किरण फूटी। पूरा पूर्वी आकाश गुलाबी, नारंगी और मोतियों जैसे भूरे रंगों की आभा से सराबोर हो गया। ये एक जादुई सूर्योदय था। कितना मनमोहक सूर्योदय है, पायरों ने धीरे से कहा। हमारे बाईं ओर नदी अपनी मंथर गति से बह रही थी और टीला सुनहरी धूप में एक राष्ट्रीय आकृति की तरह उभर आया था। दक्षिण में हरे भरे पेड़ और शांत खेत थे, जहाँ से वाटर व्हील की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। उत्तर में हंसनी की सफ़ेद मीरानें किसी परियों की कहानी जैसी लग रही थीं। प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता के साथ मुस्कुरा रही थी। लेकिन तभी मेरे बगल में खड़े पायरों के सीने से एक गहरी आह निकली। मैं कितना बड़ा मूर्ख था, वे बुदबुदाए। उनकी आवाज़ में पश्चाताप और विस्मय दोनों थे। जब सच्चाई इतनी स्पष्ट थी, इतनी स्पष्ट। अध्याय 25। आत्महत्या या हत्या। मेरे पास पायरों से ये पूछने का ज़रा भी समय नहीं था कि उन्हें कौन सी स्पष्ट सच्चाई दिख गई है, क्योंकि तभी नीचे आंगन से कैप्टन मैटलैंड की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। वे हमें तुरंत नीचे बुला रहे थे। हम तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे उतरे। कैप्टन मैटलैंड के चेहरे पर गहरी चिंता और झुंझलाहट के भाव थे। पायरो, इधर देखो, उन्होंने पास आते ही कहा। मामला और भी पेचीदा हो गया। वो पादरी गायब है। पायरो की आंखें सिकुड़ गई। फादर लेविग्नी? हाँ, अब तक किसी का ध्यान इस ओर गया ही नहीं था। फिर अचानक किसी को एहसास हुआ कि वही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो इस भीड़ में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जब हम उनके कमरे में गए तो देखा कि उनके बिस्तर की चादरें वैसी की वैसी बिछी थी। रात भर वहाँ कोई नहीं सोया था। उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। ये सब किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। पहले मिस जॉनसन की वह तड़प भरी मौत और अब फादर लेविग्नी का अचानक गायब हो जाना। ऐसा लग रहा था मानो इस घर की दीवारें एक एक कर सबको निगल रही हों। तुरंत सभी नौकरों को इकट्ठा किया गया और उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उनके पास भी इस पहेली का कोई जवाब नहीं था। जांच में पता चला कि फादर को आखिरी बार पिछली रात लगभग 8 बजे देखा गया था। तब उन्होंने कहा था कि वे सोने से पहले ताज़ी हवा में थोड़ी देर टहलने जा रहे हैं। उस सैर के बाद उन्हें वापस आते हुए किसी ने नहीं देखा था। रात के 9 बजे हमेशा की तरह मुख्य दरवाज़ों को बंद कर उन पर कुंडी चढ़ा दी गई थी, लेकिन सुबह किसी को याद ही नहीं था कि वे कुंडी किसने खोली।
दोनों नौकरों ने एक दूसरे पर भरोसा कर लिया था कि शायद दूसरे ने ही दरवाज़ा खोला होगा। मेरे दिमाग में सवालों का बवंडर था। क्या फादर लेविग्नी पिछली रात सच में वापस लौटे थे, या अपनी उस सैर के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा संदिग्ध देख लिया था कि उसकी जांच करने के चक्कर में वे खुद इस खौफनाक सिलसिले के तीसरे शिकार बन गए। उसी समय डॉक्टर रैली और मिस्टर मकार्डो को अपनी ओर आते देख कैप्टन मैटलैंड उनकी तरफ मुड़े। हेलो रैली, कुछ पता चला? हाँ, रैली ने गंभीर स्वर में कहा। यह जहर यहीं की प्रयोगशाला से लिया गया है। मैंने मर्काडो से इसकी पुष्टि कर ली है। यह शुद्ध हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या प्रयोगशाला बंद नहीं रहती थी? मैटलैंड ने कड़क आवाज़ में पूछा। मिस्टर मर्काडो ने कांपते हुए सिर हिलाया। उनके चेहरे की मांसपेशियां फड़क रही थीं और वे पूरी तरह टूटे हुए इंसान लग रहे थे। ये कभी हमारा रिवाज नहीं रहा, वे अकलाते हुए बोले। हम दिन भर इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इसका ऐसा इस्तेमाल करेगा। पूछताछ से पता चला कि रात में सभी कमरे बंद कर दिए जाते थे और उनकी चाबियां बैठक कक्ष में एक साथ टंगी रहती थीं। समस्या ये थी कि वे चाबियां बिल्कुल साधारण थीं, यानी किसी के लिए भी उन्हें उठाकर प्रयोगशाला में घुसना और वह जानलेवा तेज़ाब हासिल करना बेहद आसान था। जब कैप्टन मैटलैंड ने संदेह जताया कि क्या ऐसा कोई सबूत है जिससे पता चले कि मिस जॉनसन ने खुद ही इसे प्रयोगशाला से लिया था, यानी आत्महत्या की ओर इशारा, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने दृढ़ता से कहा, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसी पल मुझे अपनी बाह पर एक हल्का सा दबाव महसूस हुआ। पायरो मेरे ठीक पीछे खड़े थे और उनका वह स्पर्श एक चेतावनी थी कि मैं अभी और कुछ न बोलूं। और फिर ठीक उसी पल कुछ बेहद भयावह घटित हुआ। वह घटना अपने आप में डरावनी नहीं थी, लेकिन उस माहौल में उसकी असंगति ने उसे बाकी सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा खौफनाक बना दिया था। उसी तनावपूर्ण माहौल में अचानक एक कार आंगन में आकर रुकी और उसमें से एक छोटे कद का व्यक्ति फुर्ती से बाहर कूदा। उसने धूप से बचने वाला हेलमेट और एक मोटा ट्रेंच कोट पहन रखा था। वो व्यक्ति सीधा डॉक्टर लीडनर की ओर बढ़ा और बड़ी गर्मजोशी से उनका हाथ मिला लिया। मेरे दोस्त, वह उत्साह से चिल्लाया। तुम्हें देखकर बेहद खुशी हुई। मैं शनिवार दोपहर को यहीं पास से गुजरा था, फुगिमा में उन इटालियनों के पास जाते हुए। मैं खुदाई वाली जगह पर भी गया था, पर वहाँ एक भी यूरोपीय नहीं मिला और मुझे अरबी आती नहीं। तब घर आने का समय नहीं था, पर आज सुबह 5 बजे फुगिमा से निकला तो सोचा 2 घंटे तुम्हारे साथ बिताता चलूँ। और बताओ, इस बार का सीज़न कैसा चल रहा है? वह नज़ारा सचमुच भयावह था। उस व्यक्ति की वह चहकती हुई आवाज़, उसका सहज व्यवहार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की वह सरल सादगी, जो हमारे लिए अब कोसों दूर की बात हो चुकी थी। वह आदमी इस तरह अंदर चला आया था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, पूरी तरह बेखबर और खुशमिजाज। हृदय विदारक त्रासदियों के बीच उस बाहरी दुनिया की सामान्यता का आना हमारे घावों पर नमक जैसा था। डॉक्टर लीटनर के मुंह से बस एक बेबस आह निकली और उन्होंने मौन प्रदर्शन भरी नज़रों से डॉक्टर रैली की ओर देखा, जैसे कह रहे हो, इसे यहाँ से ले जाओ। डॉक्टर रैली ने स्थिति की नज़ाकत को बखूबी संभाला। उन्होंने उस छोटे कद के व्यक्ति को, जो दरअसल वेरियर नाम के एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद थे, एक तरफ ले जाकर धीमी आवाज़ में सब कुछ समझाया। जैसे जैसे वेरियर को सच्चाई का पता चला, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वे पिछले कुछ दिनों से एक दूर दराज के इतालवी खुदाई स्थल पर थे और बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं था। वे बुरी तरह डर गए और अपनी इस अनजानी बेअदबी के लिए बेहद शर्मिंदा हुए। अंत में वे डॉक्टर लीटनर के पास गए और गहरी संवेदना जताते हुए उन्हें गले लगा लिया। कितनी बड़ी त्रासदी! हे भगवान, कितनी बड़ी त्रासदी! मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे माफ़ करना। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के उस व्यर्थ और व्याकुल प्रयास के बाद वह छोटा आदमी अपनी कार में बैठा और उस गमगीन माहौल को पीछे छोड़ता हुआ चला गया। डॉक्टर रैली ने स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करते हुए दृढ़ स्वर में कहा, अब सबसे ज़रूरी चीज़ नाश्ता है। लीडनर, मैं ज़ोर देकर कहता हूँ कि तुम्हें कुछ खाना ही होगा। बेचारे डॉक्टर लीडनर की हालत अत्यंत दयनीय थी। वे बेजान कदमों से हमारे साथ भोजन कक्ष तक आए। वहाँ हमें वो शोक भोज परोसा गया। सच कहूँ तो उस गर्म कॉफ़ी और तले हुए अंडों ने हमारी थकी हुई नसों को थोड़ी राहत ज़रूर दी। हालांकि उस माहौल में किसी का भी मन कुछ खाने का नहीं था। डॉक्टर लीडनर ने बस थोड़ी सी कॉफ़ी पी और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए वहीं बैठे रहे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी आंखों में गहरे दुख और हैरानी की झलक थी। नाश्ता खत्म होते ही कैप्टन मैटलैंड ने अपनी आधिकारिक जांच शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले मुझसे सवाल किए। मैंने उन्हें विस्तार से बताया कि कैसे मेरी नींद खुली। मैंने वह खौफनाक आवाज़ सुनी और दौड़कर मिस जॉनसन के कमरे में पहुंची। तो आपका कहना है कि फर्श पर एक गिलास पड़ा था? मैटलैंड ने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, शायद एसिड पीने के बाद वह उनके हाथ से छूटकर गिर गया होगा। क्या वो टूट गया था? नहीं, वहाँ वह कालीन पर गिरा था। मुझे अफसोस है कि उस शक्तिशाली एसिड ने कालीन को बुरी तरह ख़राब कर दिया।
मैंने वह गिलास उठाया और वापस मेज पर रख दिया। कैप्टन मैडलन ने मेरी ओर देखा और कहा, अच्छा हुआ कि आपने ये बता दिया। उस गिलास पर उंगलियों के केवल दो निशान मिले। एक निश्चित रूप से मिस जॉनसन का, दूसरा यकीनन आपका होगा। वे कुछ पल के लिए रुके, अपनी डायरी में कुछ नोट किया, फिर बोले, कृपया अपनी बात जारी रखिए। जब आप कमरे में पहुंची तब आपने और क्या देखा? मैंने उस रात किए गए अपने हर उपचार और अपनाई गई हर पद्धति का विस्तार से वर्णन किया। हालांकि मुझे अपने काम पर भरोसा था, फिर भी मैंने थोड़े तनाव के साथ डॉक्टर रैली की ओर देखा, जैसे उनसे अपनी कार्यकुशलता पर मोहर लगवाना चाहती हूँ। डॉक्टर रैली ने धीमी मुस्कान के साथ सिर हिलाकर मेरा समर्थन किया। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, नर्स, आपने वह हर संभव कोशिश की जिससे उन्हें कोई लाभ पहुंच सकता था। ये सुनकर मुझे बड़ी राहत मिली। एक पेशेवर के तौर पर यह जानना ज़रूरी था कि मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। कैप्टन मैडलैंड ने बीच में टोकते हुए पूछा, क्या उस वक्त आपको सटीक रूप से पता था कि उन्होंने क्या पिया है? नहीं, मैंने जवाब दिया, पर उनके मुंह के निशानों को देखकर मैं समझ गई थी कि ये कोई बहुत ही शक्तिशाली और संचारक एसिड यानी कोरोसिव एसिड है। कैप्टन मैडलैंड ने अपनी आवाज़ को और गंभीर करते हुए सीधा सवाल किया, नर्स, आपके अनुभव के आधार पर क्या मिस जॉनसन ने जानबूझकर ये भयानक कदम उठाया होगा? क्या यह आत्महत्या हो सकती है? अरे नहीं, मेरे मुंह से अनायास ही निकला। मैंने तो सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। हकीकत तो ये थी कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी निश्चित कैसे थी। शायद इसका श्रेय मिस्टर पायरो को जाता था, जिनके शब्द हत्या एक आदत है मेरे मस्तिष्क की गहराइयों में गूंज रहे थे। और फिर कोई भी इंसान इतनी भयानक और तड़प भरी मौत का रास्ता खुद क्यों चुनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मरना दुनिया की सबसे दर्दनाक मौतों में से एक है। जब मैंने ये तर्क दिया तो कैप्टन मैटलैंड ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर सहमति में अपना सिर हिलाया। कैप्टन मैडलैंड ने अपनी बात रखते हुए कहा, मैं मानता हूँ कि यह मौत का कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति गहरे मानसिक तनाव में हो और मौत का सामान इतनी आसानी से पास उपलब्ध हो, तो वह आवेश में आकर इसका सेवन कर सकता है। मैंने संदेह भरी नज़रों से उनकी ओर देखा और पूछा, क्या वाकई वे मानसिक तनाव में थीं? मिसेस मर्काडो का तो यही कहना है, मैटलैंड ने जवाब दिया। उनके अनुसार कल रात खाने की मेज़ पर मिस जॉनसन का व्यवहार बहुत अजीब था। वे गुमसुम थी और किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। मिसेस मर्काडो को पूरा यकीन है कि एनी जॉनसन किसी बात को लेकर बुरी तरह परेशान थी और उनके मन में आत्महत्या का विचार घर कर चुका था। मैंने बिना किसी झिझक के साफ शब्दों में कहा, मुझे इस बात पर ज़रा भी यकीन नहीं है। मनी मन मैंने सोचा, मिसेस मर्काडो वो धूर्त और चालाक औरत, वो जानबूझकर मामले को भटकाने की कोशिश कर रही है। तो फिर आपका क्या मानना है? मैटलैंड ने सीधे मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा। मैंने निडर होकर कहा, मुझे लगता है कि उनकी हत्या की गई है। कैप्टन मैटलैंड का अगला सवाल किसी कोड़े की तरह आया। उनका लहजा इतना सख्त था मानो मैं किसी अनुशासन कक्ष यानी ऑर्डरली रूम में खड़ी हो अपराधी हूँ। इसका कोई ठोस कारण? क्योंकि यही सबसे तार्किक समाधान लगता है, मैंने जवाब दिया। ये तो सिर्फ आपकी निजी राय है नर्स। आखिर कोई उस भली महिला की हत्या क्यों करना चाहेगा? मैंने गहरी सांस ली और कहा, माफ़ कीजिए कैप्टन, लेकिन हत्या का एक बहुत बड़ा कारण था। उन्हें कुछ पता चल गया था। उन्हें क्या पता चला था? मैटलैंड ने चौंक कर पूछा। तब मैंने कल दोपहर छत पर हुई हमारी उस रहस्यमयी बातचीत को शब्द शब्दशः दोहराया। कैसे मिस जॉनसन ने वह अदृश्य रास्ता ढूंढ लिया था और कैसे वे अपराधी के करीब पहुंच चुकी थी। तो उसने आपको ये बताने से साफ इनकार कर दिया कि उसकी खोज क्या थी? कैप्टन मैटलैंड ने पूछा। मैंने सिर हिला। जी हाँ, उसने कहा कि उसे इस बारे में और सोचने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन वह अपनी इस खोज को लेकर बहुत उत्साहित थी। हाँ, बहुत ज़्यादा। मैटलैंड की बाहें हैरत से तन गई। बाहर से अंदर आने का एक रास्ता। क्या आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि वे किस तरफ इशारा कर रही थी? बिल्कुल नहीं। मैंने इस बारे में बहुत दिमाग लगाया पर मुझे कोई सुराग नहीं मिला। कैप्टन मैटलैंड अब पायरो की ओर मुड़े। आपका क्या ख्याल है मिस्टर पायरो? पायरो ने शांति से जवाब दिया, मुझे लगता है कि अब आपके पास हत्या का एक ठोस मकसद मौजूद है। मरने से पहले क्या वे कुछ बोल पाई थी? मैटलैंड ने मुझसे पूछा। हाँ, बहुत मुश्किल से, सिर्फ दो शब्द, खिड़की। नर्स, खिड़की। खिड़की? मैटलैंड ने दोहराया। क्या आपको समझ आया कि वो क्या कहना चाह रही थी? मैंने मना कर दिया। मैटलैंड ने कमरे की बनावट पर गौर गौर करते हुए पूछा, उसके बेडरूम में कितनी खिड़कियां थीं? सिर्फ एक, जो आंगन की तरफ खुलती थी। क्या वह खुली थी या बंद? मुझे याद आ रहा है कि वह खुली थी। पर क्या आप में से किसी ने उसे खोला था? नहीं, वो हमेशा खुली रहती थी, मैंने जवाब दिया। फिर मैं थोड़ी हिचकिचाई। कहिए नर्स, रुकिए मत, मैटलैंड ने बढ़ावा दिया। मैंने उस खिड़की की बारीकी से जांच की थी, पर मुझे कुछ भी अजीब नहीं मिला। मुझे तो बस एक बात का अचरज हो रहा है, क्या किसी ने रात के अंधेरे में उन गिलासों को आपस में बदल दिया होगा? गिलासों को बदल दिया? जी हाँ, देखिए, मिस जॉनसन को आदत थी कि वे अपने बिस्तर के पास पानी का एक गिलास रखकर सोती थी। मुझे पूरा शक है कि किसी ने मौका पाकर असली गिलास हटा दिया होगा और उसकी जगह तेज़ाब से भरा गिलास रख दिया होगा।
मैटलैंड ने चौंक कर डॉक्टर रैली की तरफ देखा। रैली, तुम्हारा क्या कहना है? डॉक्टर रैली ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, अगर यह हत्या है तो यकीनन इसी तरीके से की गई होगी। पूरी तरह होश में रहने वाला कोई भी सामान्य व्यक्ति पानी की जगह एसिड पीने की गलती कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी को आधी रात को उठकर पानी पीने की आदत है तो वह नींद में बिना आंखें खोले ही अपना हाथ मेज़ की तरफ बढ़ाता है। ऐसे में वह अनजाने में इतना एसिड पी सकता है कि जब तक उसे सच्चाई का एहसास हो तब तक बहुत देर हो चुकी हो। कैप्टन मैडलैंड कुछ पल के लिए सोच में डूब गए। फिर उन्होंने पूछा, मुझे वापस जाकर उस खिड़की को फिर से देखना होगा। वो बिस्तर के सराहने से कितनी दूरी पर है? मैंने मन ही मन हिसाब लगाया और बताया, खिड़की से हाथ बढ़ाकर बिस्तर के पास रखी छोटी मेज़ तक पहुंचा जा सकता है, बशर्ते हाथ काफ़ी लंबा हो। वहीं मेज़ पर जिस पर पानी का गिलास रखा था, मैटलैंड ने पुष्टि की। मैंने सिर हिलाया। जी हाँ। मैटलैंड ने अगला सवाल किया, कि रात में कमरे का दरवाज़ा बंद था? नहीं, वो खुला था। तो हत्यारा दरवाजे से अंदर आकर भी गिलासों की अदला बदली कर सकता था? बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। लेकिन डॉक्टर रैली ने इस पर अपनी विशेषज्ञ राय दी। दरवाजे से अंदर आने में जोखिम ज़्यादा होता है। गहरी नींद में सो रहा व्यक्ति भी अक्सर पदचापों की आहट से जाग जाता है। अगर खिड़की के रास्ते मेज़ तक पहुंच पाना मुमकिन था तो अपराधी के लिए वह कहीं ज़्यादा सुरक्षित और आसान तरीका रहा होगा। कैप्टन मैडलैंड अब भी थोड़े अनमने थे। उन्होंने मुझसे फिर पूछा, नर्स, क्या आपको वाकई लगता है कि दम तोड़ते वक्त वह महिला आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि किसी ने खिड़की से जहर अंदर रखा था? क्या उस व्यक्ति का नाम बताना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था? हो सकता है उन्हें कातिल का नाम पता ही ना हो, मैंने दलील दी। डॉक्टर रैली ने इस मनोवैज्ञानिक गुत्थी को सुलझाते हुए कहा, मैटलैंड, मौत के करीब खड़ा इंसान हमेशा तर्क संगत बातें नहीं करता। उस वक्त कोई एक दृश्य या विचार दिमाग पर हावी हो जाता है। उनके लिए उस समय सबसे बड़ी हकीकत वह खिड़की थी जहाँ से मौत का हाथ अंदर आया था। शायद वे ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि इसे आत्महत्या ना समझा जाए। वे कहना चाहती होंगी, मैंने ये खुद नहीं किया, देखो, किसी ने खिड़की के रास्ते से मेरे पास रख दिया है। कैप्टन मैडलैंड ने कुछ पल तक बिना कुछ बोले अपनी उंगलियों से मेज़ पर दस्तक दी, जैसे वे अपने विचारों को व्यवस्थित कर रहे हों। फिर उन्होंने सीधे डॉक्टर लीडनर की ओर देखकर पूछा, इस स्थिति को देखने के दो ही नज़रिए हैं, या तो ये आत्महत्या है या फिर हत्या। डॉक्टर लीडनर, आपका क्या मानना है? डॉक्टर लीडनर कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने अपनी पूरी दृढ़ता के साथ जवाब दिया, यह हत्या है। एनी जॉनसन उन महिलाओं में से नहीं थी जो कभी आत्महत्या के बारे में सोचे भी। कैप्टन मैटलैंड ने थोड़ा झुकते हुए कहा, सामान्य परिस्थितियों में तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिनमें इंसान को यही रास्ता सबसे स्वाभाविक लगने लगता है। जैसे कि? डॉक्टर लीडनर ने पूछा। कैप्टन मैटलैंड ने अपनी कुर्सी के पास रखे एक भारी बंडल को उठाया और उसे काफ़ी मशक्क़त के बाद मेज़ पर रख दिया। उन्होंने कहा, यहाँ कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप में से किसी को अंदाज़ा नहीं है। ये चीज़ हमें मिस जॉनसन के बिस्तर के नीचे से मिली है। उन्होंने बंडल की गांठ खोली और कपड़े को पीछे हटाया। मेज़ पर एक भारी भरकम पत्थर की चक्की रखी हुई थी। खुदाई के दौरान ऐसी दर्जनों चक्कियाँ पहले भी मिल चुकी थीं, इसलिए अपने आप में ये कोई अनोखी चीज़ नहीं थी। लेकिन इस विशेष पत्थर पर कुछ ऐसा था जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस पर एक धुंधला गहरा धब्बा लगा था और उस धब्बे के बीच बालों का एक छोटा सा गुच्छा चिपका हुआ था। रैली, अब ये तुम्हारा काम है, कैप्टन मैडलैंड ने डॉक्टर की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मिसेज लीडनर की हत्या इसी भारी पत्थर से की गई थी। अध्याय 26। अगली बारी मेरी होगी। ये सब बहुत ही डरावना था। पत्थर पर खून और बाल देखकर डॉक्टर लीडनर की हालत ख़राब हो गई। वे बस बेहोश होने ही वाले थे और मेरा भी जी मिचलाने लगा था। डॉक्टर रैली ने एक डॉक्टर की तरह बहुत बारीकी से उस पत्थर की जांच शुरू की। मुझे लगता है इस पर उंगलियों के निशान नहीं मिले होंगे, उन्होंने अचानक पूछा। एक भी फिंगरप्रिंट नहीं है, कैप्टन मैडलैंड ने जवाब दिया। डॉक्टर रैली ने अपनी चिमटी निकाली और पत्थर पर लगे बालों की जांच करते हुए बोले, ये मानव शरीर का ही हिस्सा लग रहा है और ये बाल बिल्कुल सुनहरे हैं। फिलहाल तो यही लग रहा है कि मिसेज लीडनर की हत्या इसी से हुई थी। हालांकि मुझे लैब में इसकी खून की जांच और ब्लड ग्रुप का मिलान करना होगा, पर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये पत्थर मिस जॉनसन के बिस्तर के नीचे मिला। कमाल है। तो अब कहानी ये बनती है कि उन्होंने ही हत्या की या फिर पछतावे में आकर अपनी जान दे दी। ये सुनने में एक दमदार थ्योरी लगती है। डॉक्टर लीडनर बस बेबसी में अपना सिर हिलाते रहे। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, एनी ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। पता नहीं उसने इसे पहले कहाँ छिपाया था, कैप्टन मैडलैंड ने आगे कहा, क्योंकि हत्या के बाद तो हमने हर कमरे की तलाशी ली थी। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया, शायद स्टेशनरी वाली अलमारी में छुपाया होगा। लेकिन मैं चुप रही और कुछ नहीं कहा। मैटलैंड अपनी बात पूरी करते हुए बोले, हो सकता है वह पहले वाली जगह से डर गई हो और पत्थर को अपने कमरे में ले आई हो, क्योंकि उस कमरे की तलाशी तो पहले ही हो चुकी थी। या शायद आत्महत्या का फैसला करने के बाद वह इसे यहाँ ले आई। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ज़ोर देकर कहा,
मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मुझे किसी भी तरह इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि मिस जॉनसन जैसी दयालु और नेक महिला मिसेज लीडनर का सिर पत्थर से कुचल सकती है। मैं ऐसी कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। हालांकि कुछ बातें इस शख्स से मेल ज़रूर खा रही थीं, जैसे उस रात उनका फूट फूट कर रोना। तब मैंने खुद ही तो कहा था कि शायद उन्हें किसी बात का पछतावा है, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह पछतावा इतना बड़ा और खौफनाक होगा। कैप्टन मैडलैंड ने परेशान होकर कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस पर भरोसा करूं। अभी तो उस फ्रांसीसी पादरी यानी फादर लेविग्नी के लापता होने की गुत्थी भी सुलझानी है। मेरे आदमी चारों तरफ उनकी तलाश कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कातिल ने उन पर भी हमला किया हो और उनकी लाश किसी नहर में फेंक दी हो। तभी मुझे एक बात याद आई और मैंने कहना शुरू किया, ओ मुझे अभी याद आया। सब लोग बड़े ध्यान से मेरी ओर देखने लगे। मैंने बताया, कल दोपहर की बात है। फादर लेविग्नी मुझसे उस तिरछी नज़र वाले अजनबी के बारे में पूछ रहे थे, जिसने खिड़की से झांका था। उन्होंने मुझसे पूछा कि वह आदमी बाहर रास्ते पर ठीक किस जगह खड़ा था। फिर उन्होंने कहा कि वे खुद बाहर जाकर छानबीन करना चाहते हैं। उन्होंने मजाक में यह भी कहा था कि जासूस कहानियों में अपराधी अक्सर पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। कैप्टन मैडलैंड ने झुंझलाकर कहा, काश मेरे पकड़े जाने वाले अपराधी भी सुराग छोड़ दे। तो क्या फादर उसी सुराग की तलाश में बाहर निकले थे? हे भगवान, मुझे हैरानी होगी अगर उन्हें वाकई कुछ मिल गया। ये तो बड़ा अजीब इत्तेफाक होगा कि मिस जॉनसन और फादर लेविग्नी दोनों को एक ही समय पर कातिल का सुराग मिल जाए। कैप्टन मैडलैंड ने चिढ़ते हुए कहा, वो तिरछी आंखों वाला। आखिर उस आदमी की कहानी क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे सिपाही अब तक उसे पकड़ क्यों नहीं पाए। पायरो ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, शायद इसलिए क्योंकि असल में उसकी आंखें तिरछी हैं ही नहीं। क्या मतलब? क्या वो नाटक कर रहा था? मैटलैंड ने हैरानी से पूछा। मुझे नहीं पता था कि कोई आंखों के तिरछे बनकर नाटक भी कर सकता है। पायरो मुस्कुराए। आंखों का थोड़ा तिरछा रखना और भैंगापन दिखाना बहुत काम की चीज़ हो सकती है कैप्टन। छोड़िए इन बातों को, मैडलैंड चिल्लाए। मैं ये जानने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ कि वो आदमी अब कहाँ है, फिर चाहे उसकी आंखें तिरछी हों या सीधी। पायरो ने जवाब दिया, मेरा अंदाज़ा है कि वह अब तक सीरिया की सीमा पार कर चुका होगा। हमने सभी सीमा चौकियों को पहले ही सावधान कर दिया है, मैटलैंड ने कहा। पायरो ने सुझाव दिया, मुझे लगता है उसने पहाड़ियों वाला कच्चा रास्ता लिया होगा। यह वही रास्ता है जिसे तस्कर अक्सर अपने ट्रकों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैप्टन मैडलिन गुस्से में बुदबुदाया, तो क्या हमें चौकी पर तार भेज देना चाहिए? मैंने ये काम कल ही कर दिया था, पायरो ने कहा। मैंने उन्हें चेतावनी दी है कि वे एक ऐसी कार पर नज़र रखें जिसमें दो आदमी सवार होंगे और जिनके पास बिल्कुल असली दिखने वाले दस्तावेज होंगे। कैप्टन मैडलिन उन्हें घूरते रह गए। अच्छा, तो आपने ये सब कल ही कर दिया था और आपने कहा दो आदमी? पायरो ने सिर हिलाया। जी हाँ, इस खेल में दो पुरुष शामिल हैं। मैटलैंड ने थोड़ी नाराज़गी से कहा, मिस्टर पायरो, मुझे लगता है कि आपने बहुत सारी जानकारी अपने पास छिपा कर रखी है और हमें कुछ नहीं बताया। पायरो ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि मुझे भी पूरी सच्चाई आज सुबह ही पता चली है, जब मैं वो बेहद खूबसूरत सूर्योदय देख रहा था। कमरे में उस खून से सने भारी पत्थर को देखकर हम सब इतने हैरान थे कि किसी का ध्यान ही नहीं किया कि मिसेस मर्काडो कब चुपके से अंदर आ गई। लेकिन तभी अचानक उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, जैसे उनकी जान पर बनाई हो। हे भगवान, वो बुरी तरह चिल्लाई। अब मुझे समझ आ रहा है, ये सब फादर लेविग्नी का काम है। वो पागल हो गया। उसे लगता है कि औरतें पापी होती हैं और वह एक एक करके सबको मार रहा है। पहले मिसेज लीडनर, फिर मिस जॉनसन और अब अगला नंबर मेरा है। वे पागलों की तरह कमरे में इधर उधर भागने लगी और डॉक्टर रेली का कोट पकड़कर उनसे लिपट गई। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। वह कहीं ना कहीं छिपा है और मुझे मारने के मौके का इंतज़ार कर रहा है। वह अचानक मुझ पर हमला कर देगा। उनकी चीखें बंद नहीं हो रही थीं। मैं तुरंत डॉक्टर रैली के पास पहुंची। मैंने उनके दोनों गालों पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किए और डॉक्टर की मदद से उन्हें ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठा दिया। मैंने कड़क कर कहा, चुप हो जाओ, कोई तुम्हें नहीं मारने वाला। हम सब यहाँ हैं, तमीज़ से बैठो और शांति बनाए रखो। थप्पड़ पड़ती उनकी चीख निकलना बंद हो गई। वे हैरान होकर बेवकूफ़ों की तरह मुझे देखने लगी। तभी दरवाज़ा खुला और डॉक्टर रैली की बेटी शीला रैली अंदर आई। उसका चेहरा पीला पड़ा था। वह काफ़ी गंभीर लग रही थी। वह सीधे पायरो के पास गई। उसने कहा, मिस्टर पायरो, मैं सुबह पोस्ट ऑफिस गई थी। वहाँ आपके नाम का एक टेलीग्राम था, तो मैं इसे साथ ले आई। शुक्रिया मैडमोजेल, पायरो ने जवाब दिया। उन्होंने टेलीग्राम लिया और उसे खोला। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उन्होंने शांति से उसे पढ़ा, सलीके से मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। मिसेस मर्काडो, जो अब भी डरी हुई थी, उन्होंने अपनी रूंधी हुई आवाज़ में पूछा, क्या ये अमेरिका से आया है? पायरो ने सिर हिलाया और कहा, नहीं मैडम, ये ट्यूनिस से आया है। मिसेस मर्काडो ने कुछ पल पायरो को ऐसे देखा जैसे उन्हें उनकी बात समझ ही ना आई हो। फिर एक लंबी सांस लेकर वे अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गईं। फादर लेविग्नी, उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, मैं सही थी। मुझे हमेशा से लगता था कि उनमें कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने एक बार मुझसे कुछ ऐसी बात कही थी। मुझे पक्का यकीन है कि वे पागल हैं। वे थोड़ी देर रुकी और फिर बोली,
ठीक है, मैं चुप रहूँगी, लेकिन मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती। मैं और जोसेफ शहर जाकर रेस्ट हाउस में ठहरेंगे। पायरो ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, धैर्य रखिए महोदया, मैं जल्दी ही सब कुछ साफ कर दूंगा। कैप्टन मैडलाइन जो अब तक बड़े गौर से ये सब देख रहे थे, उन्होंने उत्सुकता से पूछा, तो पायरो, क्या तुम्हें इस पूरे मामले की गुत्थी समझ आ गई है? पायरो ने बहुत ही नाटकीय अंदाज में अपना सिर झुकाकर हाँ कहा। उनके इस अंदाज से कैप्टन मैडलाइन थोड़े चिढ़ गए। वे गरज कर बोले, ठीक है, तो अब जो भी सच है वो साफ साफ बताओ। लेकिन हरक्यूल पायरो का काम करने का तरीका अलग था। वे किसी भी राज को बहुत बड़ा चढ़ाकर और नाटकीय तरीके से खोलना पसंद करते थे। मुझे तो हैरानी हो रही थी कि क्या उन्हें सच में कातिल का पता चल गया, या बस वे दिखावा कर रहे हैं। पायरो ने डॉक्टर रैली की ओर मुड़कर कहा, डॉक्टर, क्या आप बाकी सभी लोगों को यहाँ बुला लेंगे? डॉक्टर रैली तुरंत खड़े हुए और सबको बुलाने चले गए। कुछ ही मिनटों में अभियान दल के बाकी सदस्य कमरे में आने लगे। सबसे पहले कार्ल राइटर और डेविड एमॉट आए। उनके पीछे बिल कॉलमैन, फिर रिचर्ड कैरी और आखिर में मिस्टर मर्काडो अंदर आए। बेचारे मिस्टर मर्काडो की हालत बहुत ख़राब थी। वे पूरी तरह डरे हुए थे। मुझे लगा कि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि प्रयोगशाला के खतरनाक रसायनों को लापरवाही से छोड़ने के जुर्म में उन्हें कड़ी सज़ा मिलेगी। कमरे में सब लोग बड़ी मेज़ के चारों ओर ठीक उसी तरह बैठ गए जैसे पायरो के आने वाले पहले दिन बैठे थे। बिल कॉलमैन और डेविड अमॉट दोनों बैठने से पहले थोड़ा हिचकिचाए और शीला रैली की ओर देखने लगे, लेकिन शीला ने उनकी तरफ अपनी पीठ कर रखी थी और वह खिड़की से बाहर शून्य में ताक रही थी। क्या तुम बैठोगी शीला? बिल ने धीरे से कहा। डेविड अमॉट ने भी अपनी धीमी और मधुर आवाज़ में कहा, क्या आप बैठेंगी नहीं? शीला मुड़ी और एक पल के लिए उन दोनों को देखती रही। हर कोई उसे कुर्सी देने की कोशिश कर रहा था। मुझे उत्सुकता हुई कि वह किसकी दी हुई कुर्सी को चुनती है, लेकिन अंत में उसने किसी की भी कुर्सी स्वीकार नहीं की। मैं यहीं बैठूंगी, उसने रूखे अंदाज में कहा और खिड़की के पास वाली एक मेज़ के किनारे पर बैठ गई। बैठते हुए शीला ने कैप्टन मैटलैंड की तरफ देखकर कहा, मतलब अगर कैप्टन को मेरे यहाँ रहने पर कोई एतराज़ ना हो तो। कैप्टन मैटलैंड कुछ बोलते उससे पहले ही पायरो बोल पड़े, मैडम आप ज़रूर ठहरिए, सच तो यह है कि आपका यहाँ रुकना बहुत ज़रूरी है। शीला ने हैरानी से अपनी भौहें से घूरी। ज़रूरी? क्यों? मैंने बिल्कुल सही शब्द का चुनाव किया है मैडम, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे, पायरो ने गंभीरता से कहा। शीला ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा फिर से खिड़की की ओर घुमा लिया। ऐसा लग रहा था मानो उसने तय कर लिया हो कि कमरे में होने वाली किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं देगी। तब कैप्टन मैडलैंड ने गहरी सांस ली और बोले, और अब शायद हमें कड़वे सच का पता चल जाएगा। कैप्टन मैडलैंड काफ़ी बेसब्री से बोल रहे थे। दरअसल वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बातें करने से ज़्यादा काम करना पसंद था। मुझे पूरा यकीन था कि वे उस वक्त वहाँ बैठने के बजाय बाहर जाकर कुछ ठोस कदम उठाना चाहते थे, जैसे गायब हुए फादर लेविग्नी की लाश का आदेश देना, तलाश का आदेश देना, या उन्हें पकड़ कर गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम भेजना। उन्होंने पायरो को थोड़ा नापसंदगी भरी नज़रों से देखा। उनके चेहरे के भाव कह रहे थे, अगर इस आदमी के पास कहने के लिए कुछ है तो यह साफ साफ कह क्यों नहीं देता। पायरो ने कमरे में मौजूद हम सभी लोगों पर एक गहरी और समझदार नज़र डाली और फिर अपनी जगह से खड़े हो गए। मुझे अंदाज़ा था कि वे कुछ बहुत ही नाटकीय बोलने वाले हैं, क्योंकि वे इंसान ही ऐसे थे। लेकिन उन्होंने जो कहा उसकी उम्मीद हम में से किसी को नहीं थी। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत अरबी भाषा के एक वाक्य से की। उन्होंने बहुत ही धीरे से, गंभीरता और श्रद्धापूर्वक के साथ ये शब्द कहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर उन्होंने इसका अनुवाद भी सुनाया, अल्लाह के नाम पर जो बहुत मेहरबान और रहम दिल है। तो चलिए दोस्तों, मर्डर इन मेसोपोटामिया के इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।